मित्रों, त्रिमूर्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के व्याकरण का पहला टॉपिक भाषा, व्याकरण व लिपि का परिचय। अब देखो, पहले भाषा क्या होती है? भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से। अब धातु है जो मूल भाषा में होती है। धातु मूल भाषा में होती है। मूल भाषा कौन सी? हिंदी की, संस्कृत। तो जो संस्कृत में धातु है वही हिंदी में क्या है? कीर्या। संस्कृत में जो धातु होती है हिंदी में उसे क्या कहते हैं? कीर्या। हिंदी में जो कीर्या है वह संस्कृत में धातु है। अब भाष धातु का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु का अर्थ है शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना। अब विचार क्या होता है? विचार क्या होता है? विचार मनुष्य या मानव मनुष्य के मन की ध्वन्यात्मक इकाई। मनुष्य के मन की ध्वन्यात्मक इकाई। अब देखो, ध्वन्यात्मक ये क्या है? उपसर्ग। और शब्द कौन सा इसमें? ध्वनि और आत्मक। ये उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? वापस ऊपर देखो, ध्वन्यात्मक। इसमें ये उपसर्ग है तन, ध्वनि, शब्द और आत्मक। ये शाब्दिक विचार है। ये उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, ध्वनि आवाज और आत्मक मतलब मन के भाव। मनुष्य के मन के भाव जिसमें आवाज नहीं होती है वही क्या होते हैं? विचार। मनुष्य के मन के भाव या विचार जिसमें ध्वनि आवाज नहीं होती है वही क्या है? विचार। अब देखो, हाँ आगे विचार हो गया। अब देखो भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन। भाषा क्या है? माध्यम या साधन। भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जो मनुष्यों के विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान करता है। अब मनुष्य चाहे एक हो या एक से अधिक भी हो सकता है। एक या एक से अधिक अपने विचार प्रकट कर रहा है। जिस माध्यम या साधन से आगे सुनने वाला भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। एक या एक से अधिक के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना किस माध्यम से होता है? भाषा। जिस माध्यम से होता है वही क्या है? भाषा। अब विचार होते हैं मनुष्य। अभी हमने देखा मनुष्य के मन की ध्वन्यात्मक इकाई। अब देखो उदाहरण के तौर ये है
और एक वे है। ए के मन में क्या विचार है वे बे को पता नहीं है। बे के मन में क्या विचार है ए को पता नहीं है। ए अपने विचार बे को जिस माध्यम या साधन से बताता है वही माध्यम या साधन क्या है? भाषा। ये अपने विचार बे को जिस माध्यम या साधन से बताता है वही क्या है? भाषा। अब परिभाषा देखो भाषा की। तो भाषा क्या होगी? माध्यम या साधन। मान लो कोई सामान है एक जगह, उसको दूसरी जगह हमें पहुंचाना है, तो किसी न किसी साधन की हमें आवश्यकता रहेगी। उसी प्रकार जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है, विचार का विनिमय करता है, तो जिस माध्यम या साधन से करता है वही क्या है? भाषा। अब परिभाषा हो गई भाषा की। देखो भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बोल दो, या विचारों का विचार विमर्श करता है, विचारों का विनिमय करता है, एक ही बात है। ठीक है, उसे उस माध्यम या साधन को क्या कहेंगे? भाषा। वापस देखो परिभाषा को एक बार। भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब मनुष्य एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। सुनने वाले एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। अब देखो भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार ज्यादातर किताबों में भाषा के दो प्रकार ही बताए गए हैं। एक मौखिक भाषा, मनुष्य अपने विचार बोलकर, जब विचारों का बोलकर आदान प्रदान करता है तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक। और ग्रहण करने वाला उसको सुनकर के ग्रहण करेगा। और दूसरा भाषा का प्रकार है वो है लिखित। जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है तो वह कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। लिखित में लिख कर करेगा और ग्रहण करने वाला उससे पढ़ करके ग्रहण करेगा। हमें ज्यादातर किताबों में ये दो ही भाषा के प्रकार मिलते हैं, लेकिन एक और प्रकार है भाषा का सांकेतिक भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों या इशारों से करता है तो वह कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत से करता है, संकेतों से या फिर इशारों से करता है, वो हुई सांकेतिक भाषा। तीन प्रकार हो गए भाषा के। पहला मौखिक, जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और सुनने वाला उसे ग्रहण कैसे करेगा? सुनकर के। ग्रहण करने वाला उसे सुनकर के ग्रहण करेगा, वो मौखिक भाषा। लिखित भाषा में भाषा मनुष्य अपने विचार लिख कर प्रकट करता है या अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है और ग्रहण करने वाला उसे पढ़ करके ग्रहण करेगा। और सांकेतिक भाषा में जब मनुष्य अपने विचारों को संकेत या इशारों के माध्यम से आदान प्रदान करता है तो वह कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। अब भाषा के तीनों प्रकार पढ़ लिए हम। अब भाषा की इकाइयां पढ़ेंगे। भाषा की इकाइयां, पहली इकाई होती है भाषा की ध्वनि। अभी इनकी परिभाषा देखेंगे। दूसरी वर्ण, तीसरी इकाई होती है शब्द, चौथी इकाई होती है पद,
पांचवी इकाई होती है वाक्य। मैं तो 3 इकाइयां गिनते हैं। व्याकरण के अंग भी 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। ध्वनि के मुख से निकली हुई प्रत्येक स्वतंत्र आवाज। मुख से निकली हुई प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या होती है? ध्वनि। मुख से निकली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज। अब देखो भाषा ऐसा है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो होगी ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित या सिर्फ इतना ही कह दे छोटी इकाई तो वर्ण होगी, लेकिन मौखिक इकाई है वो है ध्वनि। मुख से निकली कोई भी प्रत्येक स्वतंत्र आवाज, जैसे हम बोलते हैं ए, क, ये क्या है? जब हम लिखते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं तो ध्वनि है, और जब लिख देते हैं तब क्या होती है? वर्ण बन जाते हैं। अब वर्ण की परिभाषा यहाँ से देख लो कि मुख से निकली हुई प्रत्येक स्वतंत्र आवाज वो तो है ध्वनि। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण। या दूसरी परिभाषा देखो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। एक और है परिभाषा, मुख से निकली अखंड ध्वनि जिसे हम लिपिबद्ध कर सकते हैं। मुख से निकली स्वतंत्र आवाज क्या होगी? ध्वनि, और जिसे हम लिपिबद्ध मतलब लिख लेते हैं वो तब क्या कहलाएंगे? वर्ण। ठीक है, मुख से निकली अखंड ध्वनि जिसे हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, लिपिबद्ध कर सकते हैं। लिपिबद्ध मतलब लिख सकते हैं। लिपि प्रत्येक भाषा की एक अपनी अलग लिपि होती है। ध्वनि से परिभाषा देखो कि मुख से निकली ध्वनि की परिभाषा, मुख से निकली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज तो ध्वनि कहलाती है। जब उसको हम लिखित रूप दे देते हैं, मतलब मुख उसको लिख लेते हैं, तब वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते वो वर्ण है। अब देखो यहाँ एक खंड, एक खंड का मतलब ही क्या होता है? खंड का मतलब टुकड़ा, भाग। ए का भी हमने देखा उपसर्ग का क्या होता है? नहीं, जिसके और टुकड़े नहीं हो वे क्या कहलाएंगे? वर्ण। ठीक है, आगे समझ रहे? वर्ण। अब शब्द, शब्द क्या किन से बनते हैं? वर्णों से। तो वर्णों का सार्थक समूह, ये याद रखना। सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ सहित। से का होता है अर्थ सहित, अर्थक है पीछे। सार्थक मतलब अर्थ सहित, वर्णों का सार्थक समूह। जैसे 3 वर्ण ले लेंगे के, मैं, ले। अब सीधा ये गलत होगी परिभाषा, वर्णों का समूह, ये गलत परिभाषा है। परिभाषा सही क्या होगी? वर्णों का सार्थक, ये याद रखना नाम। सार्थक मतलब अर्थ सहित। जैसे देखो के, मैं, ले, 3 वर्ण लिए हमने। अब इन समूह पढ़ो, मैं, के, ले, इसका कोई मकल कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं है। अब क, ले, मैं, इसका अर्थ है तो ये क्या है? शब्द है। हाँ, वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अब शब्द बनते किससे? वर्ण से, वर्ण ध्वनि से। ऐसे ही वाक्य शब्द से बनेंगे। अब पद, वाक्य में प्रयुक्त पद क्या होते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्यवहारिक रूप या विभक्ति युक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद। विभक्ति युक्त, विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद। वाक्य में प्रयुक्त जब शब्दों का व्यवहारिक रूप होता है तो वह पद कहलाते हैं, या विभक्ति युक्त शब्द ही पद है। जैसे देखो, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें राम ने रावण को बाण से मारा, ये क्या है? पद है।
वाक्य में विभक्ति युक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद। राम ने रावण को बाण से मारा, ये सब क्या है? पद है। राम ने रावण को ये बाण से मारा, ये पद कहलाते हैं। अब वाक्य क्या होता है देखो, शब्दों के समूह से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है। जब शब्दों के समूह से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है। जैसे प्रशांत क्रिकेट खेल रहा है, ये क्या शब्दों का समूह है, इसे पूर्ण विचार अर्थ प्रकट हो रहा है, वही क्या है? वाक्य। भाषा पढ़ ली हमने, अब व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? वी धन आ धन करण। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है वी धन आ धन करण। ये बनता है यण संधि में। संधि पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। ई के सामने ए आ स्वर हो तो ई के सामने अन्य स्वर हो तो ये बनता है। अब व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से समझना या विश्लेषण करना। भली प्रकार से समझना या होता है विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से समझना या भली भांति समझना, विश्लेषण करना। व्याकरण में तीन मुख्य बातें होती है। पहला, व्याकरण हमें ये ज्ञान प्रदान करता है कि शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है। दूसरा, लेखन, भाषा का शुद्ध लेखन। व्याकरण हमें यह ज्ञान प्रदान करता है कि किसी भाषा का शुद्ध लेखन कैसे किया जाता है। और तीसरा है प्रयोग, भाषा का शुद्ध प्रयोग। व्याकरण में मुख्य तीन बातें होती है। पहला शुद्ध उच्चारण, दूसरा शुद्ध लेखन, तीसरा शुद्ध प्रयोग। कि भाषा का हमें शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है। दूसरा कि भाषा का हमें शुद्ध लेखन कैसे करना है। तीसरा, भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है। यह हमें व्याकरण बताता है। अब देखो, व्याकरण क्या है? ग्रंथ है। ग्रंथ कह दो, विधा कह दो, पुस्तक कह दो, संस्मरण कह दो। अब परिभाषा देखो व्याकरण की। ये बात समझ में आ गई ना कि व्याकरण हमें तीन मुख्य बातें बताती है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग। के किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। किसी भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान व्याकरण कराता है। किसी भाषा का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है व्याकरण। अब परिभाषा देखो, किसी व्याकरण वे ऐसा ग्रंथ कह दो, विधा कह दो, शास्त्र कह दो, संस्मरण कह दो, ऐसा ग्रंथ जिससे किसी भाषा के ये बातें थी। शुद्ध उच्चारण, किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, में शुद्ध प्रयोग। किसी ऐसा ग्रंथ या विधा, पुस्तक या तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान होता है। शुद्ध प्रयोग का
ज्ञान प्रदान कराता है। या होता है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान होता है। यह वह शास्त्र, ऐसे ले लो परिभाषा, वह शास्त्र या ग्रंथ जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान होता है। वही क्या है? विधा व्याकरण है। अब व्याकरण के अंग पढ़ेंगे हम। व्याकरण के अंग, पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा है वाक्य विचार। यह व्याकरण के अंग है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। व्याकरण के अंग में पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से किसी शब्द का निर्माण की प्रक्रिया को उल्लेख होता है। ठीक है। वर्ण विचार में वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण व उनके मतलब वर्णों के मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया। व्याकरण के अंग में पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। वर्णों से संबंधित उनके उच्चारण, आकार, वर्गीकरण व उनके मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द के भेद, उसकी उत्पत्ति, उसकी व्युत्पत्ति व रचना के साथ शब्द के प्रकारों का भी उल्लेख होता है। शब्द विचार में वापस शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख भी होता है। पद विचार में शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया व पद के विविध रूपों का वर्णन होता है। पद विचार में शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया, शब्द से पद कैसे बनता है वे प्रक्रिया व पद के विविध अनेक रूपों का वर्णन किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य के भेद, वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, संश्लेषण, विश्लेषण व वाक्य निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी जाती है। वाक्य अब भाषा पढ़ के हमने व्याकरण पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? जब भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, तब कुछ ऐसे चिन्ह बनाए गए। उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि। अब लिपि की परिभाषा, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को जब भाषा के मौखिक उच्चारण को, मौखिक ध्वनियों को लिखने की आवश्यकता हुई, तब कुछ उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हम बोलते हैं ए बोलते हैं, ये फिक्स है ए के लिए संकेत चिन्ह, यही चिन्ह क्या है? लिपि। तो लिपि की परिभाषा हुई लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। प्राचीन भारत में दो प्रकार की लिपियां थी। प्राचीन भारत में दो लिपियां थी।
कौन कौन सी? ब्राई और खरोष्टी। प्राचीन भारत में ये दो लिपियां थी, ब्राई व खरोष्टी लिपि। ब्राई लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ब्राई लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। आ गया लिपि समझ में? आज हमने भाषा, व्याकरण व लिपि का सामान्य परिचय पढ़ा। अगली क्लास में हम कारक पढ़ेंगे। जब भी क्लास होगी कारक पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।